अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PSL हंगामा और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एहसन। कल लाहौर की जानिब से एक दफ़ा फिर से साबित किया गया है कि लाहौर को लाहौर के अंदर हराना मुश्किल ही है और इस्लामाबाद ने एक दफ़ा फिर से ये साबित कर दिया कि लाहौर के अंदर उनको हराना बहुत ही आसान है। हमने देखा कि इस्लामाबाद का रिकॉर्ड लाहौर के अंदर अच्छा नहीं रहा। इससे पहले लाहौर का पेशावर के साथ जब मैच हुआ था तो वो एक डू एंड डाई का सिचुएशन थी जिसमें लाहौर कलंदर्स की जानिब से कम बैक किया गया और उसके बाद लाहौर एक चैंपियन टीम बनकर उभरी है। इस मैच पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सकलैन मुश्ताक साहब मौजूद हैं और सलीम मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सकलैन भाई, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं कल लाहौर की परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस का सिलसिला सिर्फ कल नहीं था, उससे पहले जो लाहौर की जानिब से कराची को शिकस्त दी गई, फिर कल का जो मैच था, कैसे देखते हैं लाहौर एक बड़ी चैंपियन टीम बनकर उभरी है? ये लाहौर छा गया है जी। लाहौर ने जो काम कर दिया है पिछले 2 मैचों में, आई थिंक आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू शाहीन अफरीदी। उससे एक इंटरव्यू लिया गया था जब वो कराची से गालिबन हारे थे। बड़ा आई थिंक इम्पोर्टेंट मैच था लाहौर कराची का, और उसका चेहरा नीचे था बट अंदर से उसका आज़म इरादा बहुत पुख्ता था, स्ट्रॉन्ग था। गालिबन रमीज भाई ने पूछा और उसने कहा जी कि हम इनको सेमीफाइनल में जाके देखेंगे, अगले राउंड में या सेमीफाइनल, कुछ इस तरह की उसने बात कही थी और उसने ठाना हुआ था। और आई थिंक जब लाहौर कराची का मैच हुआ उसमें भी आउटस्टैंडिंग किस्म की लाहौर ने परफॉर्मेंस दी, खास तौर पे शाहीन अफरीदी की जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ और जिस तरीके से उसने ऑपरेट किया पूरी टीम को। हालांकि उनका सुने हायर्ड कोच भी नहीं थे और वो जो है वो अकेला ही लेके चल रहा था टीम को। और कल के मैच में भी जिस तरह शाहीन ने परफॉर्मेंस दी है और ओवरऑल जो लाहौर कलंदर ने परफॉर्मेंस दी है, आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लें, चाहे वो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, चाहे उनके प्लान्स की एग्जीक्यूशन है, या फिर उनके अंदर जो एक वाइब्स थी या कॉन्फिडेंस था, और जिस तरह वो डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, आई थिंक उन्होंने सारी बॉक्सेस टिक किए एंड दे वेल डिजर्व टू बी इन द फाइनल। बिल्कुल, फाइनल में वो डिजर्व करते थे। सलीम भाई, आप कैसे देखते हैं लाहौर की परफॉर्मेंस को? ये एक डिपार्टमेंट हो जिसमें कोई कामयाब हो, वो तो सारे डिपार्टमेंट्स, हमने बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, फील्डिंग देखें, सब में ही उन्होंने बताया है कि वो चैंपियन टीम है। यार, इसमें जो सबसे ज़्यादा अजीब बात लगी ना कि इस्लामाबाद, देखें लाहौर, इस्लामाबाद पिछले कई मैचों से लाहौर में मैच नहीं जीत रहा और वो स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ मुझे लगता है वो जैसे एक टाइम आया था कि हम इंडिया से जब भी वर्ल्ड कप होता है कहते हैं हम जीतते नहीं, तो ये लगता है लाहौर उनके लिए कोई इतना अच्छा वेन्यू साबित नहीं हुआ। दूसरी बात ये, अगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद ने, अगर आप देखें कि उनकी बॉलिंग में उन्होंने 7 बॉलरों से ओवर करवाए हैं, जो कि नज़र ये शो करता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बॉलिंग पे, या आपने जो होता है ना कि 5 बॉलरों के साथ आप जाते हैं, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप छठे बॉलर की तरफ जाते हैं। और फिर यहाँ अमाद वसीम ने, अगर आप देखें, 3 ओवरों में 16 रन दिए थे, उसको चौथा ओवर ही नहीं करवाया। तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उस शदाब जो था वो बहुत मुझे अंडर प्रेशर लगा। फिर अगर आप देखें, हम फ़हर से एक्सपेक्ट करते थे कि बहुत ज़्यादा स्कोर करेगा। अच्छा, कल मैं हमेशा इनकी बैटिंग की बहुत ज़्यादा करता था, बॉलिंग का मैं इनका नहीं इतना लाहौर कलंदर का कर रहा था। और कल मगर देखें वो टॉप जो बैटिंग है वही लेके इस्लामाबाद को चलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ जब 200 का स्कोर जब बोर्ड पे लगा होता है ना, तो फिर आप एक टारगेट देते हैं अपने बॉलिंग के लिए कि उनके लिए बड़ी आसानी होती है कि 10 रन चेज करनी होती है। मगर इसमें एक चीज़ मैं सलमान मिर्ज़ा की बड़ी तारीफ़ करूँगा कि उसने पहले 4 में से 3 उसने आउट किए हैं, और जो जिसको कहते हैं ना वो पंजाबी डंड पाया, वो उसने सलमान ने डाला है। उसने पहले 4 विकेटें जो आउट हुई हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है इस्लामाबाद स्ट्रगल ही करता रहा। अगर इनकी बैटिंग भी देखें इस्लामाबाद की, तो ये साहबजादा के अलावा, फरहान के अलावा, ये स्ट्रगल ही करते हुए मुझे नज़र आए हैं। इस मैच में भी स्ट्रगल करते नजर। वहाँ बैटिंग अगर आप देखें तो पिछले 2-3 मैचों से लाहौर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर फ़खर नहीं चला तो नीचे से नईम ने कर दिया, अब्दुल्ला ने कर दिया, कितनी खूबसूरत बैटिंग की थी पिछले, परेरा ने कर दिया, राजा पस्के जो है, ये मतलब उनकी बैटिंग बहुत चल रही है। तो इसलिए मुझे हमेशा लाहौर की बैटिंग पे इसलिए कॉन्फिडेंस होता है। देखिए पिछले मैच में उन्होंने चेज़ किया, 190 चेज़ कर गई। इस मैच में उन्होंने टारगेट दिया 200 प्लस। तो मेरे ख्याल में बैटिंग बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, क्योंकि जो छोटा फॉर्मेट होता है ना, इसमें बॉलर के लिए चांसेस
होते तो हैं पर मार बड़ी पड़ती है। बिल्कुल, इसी इस्लामाबाद की जो बैटिंग है इस पर सकलैन मुश्ताक साहब से बात कर लेते हैं। सकलैन भाई, इस्लामाबाद का अगर हम ओवरऑल बात करें, लाहौर के अंदर वो इतनी कामयाबियां हासिल नहीं कर सके, और अगर इस सीज़न की बात करें तो वो कोई मैच भी लाहौर के अंदर नहीं जीत सके। अगर हम बात करें उनके ओपनर मोहम्मद शहजाद की, तो इतने इंपॉर्टेंट मैच में मोहम्मद शहजाद को, एक नया प्लेयर है, उसको आपने ओपन करवा दिया और टारगेट आपका 200 प्लस है। इसके कैसे देखते हैं आप इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन को? देखिए, अभी हम लोग ऑफ एयर थे, मलिक साहब ने मेरा ख्याल है ये स्टैट सामने दिए कि पिछले 3 मैचों में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तकरीबन 12 चेंजेस किए। आई एम नॉट श्योर, मेरी वो नज़रों से अभी नहीं गई क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था पिछले मैचेस भी, और तो मुझे मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया। गालिबन मलिक साहब ने ये कहा है जब आप जा रहे होते हैं नॉकआउट में, एलिमिनेटर में, नॉकआउट में, बड़े मैच की तरफ, उस वक्त आपकी कोई चेंजेस होती नहीं है। चेंजेस आप शुरू से कर सकते हैं और बाद में आपकी एक सेटल सपल टीम बन जाती है। आपको पता चल जाता है ये मेरे बेस्ट 11 है और ये बेस्ट 11 के अंदर मेरे टॉप ऑर्डर के ये रोल्स हैं और ये टॉप ऑर्डर है, ये मिडल ऑर्डर है, ये 5 ओवर करने वाले हैं, सबके रोल्स डिफाइन होते हैं। तो अगर पिछले 3 मैचों में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 12 चेंजेस हुई हैं तो ये सारा एविडेंस सामने आ ही गया इनकी परफॉर्मेंस के थ्रू। अगर देखा जाए तो इनके जो मेन प्लेयर थे जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, एक तो वो फॉरनर था हाउस या हाउस करके नाम उसका नाम है, वो नहीं था। कॉलिन मनरो नहीं था जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। दो के उसकी यानी हर मैच में नहीं थी परफॉर्मेंस, बट टीम हैवीली रिलाई कर रही थी और ये पीछे काफी अर्से से परफॉर्मेंस देता आ रहा था। एलेक्स एल्स ने एक अच्छी नॉक की, वो भी वो गायब था। और फिर इनका जेसन होल्डर जो था, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर था और उसने भी कई मैचों में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी, वो भी नहीं था। तो कुछ ये भी था, कुछ बहुत सारी चेंजेस भी थी, उसके साथ बैटिंग ऑर्डर की भी चेंजेस। तो ये 3-4 चेंजेस जब होती है ना तो उस वक्त आपको जो है ना वो मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ बेस्ट कॉम्बो ऑन द डे against the opposition in a crunch situation. That's the difficult situation. Nobody wants in that sort of situation कि उसमें जाके वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर चल रही थी और प्लस कुछ इंजरीज भी थी। तो कुछ इन्होंने आई थिंक ये सारी चीजों का जो बना हुआ था उसकी वजह से, अगर आप इनकी बॉलिंग को देखें ना, अभी मलिक साहब ने बात की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इन्होंने 7 बॉलर्स इस्तेमाल किए। पिछले 3 मैचों में नसीम शाह की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं चल रही थी, जो कि नया गेंद करता है और डेथ में आता है, उसकी फॉर्म भी नहीं है। तो कैप्टन को इसको भी सोचना है कि यार इसको किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो जाए और काम भी हो जाए। और वो बेचारा नजर ही नहीं आ रहा कि उसके अंदर जो पुराना नसीम शाह है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। टाइमर मिल्स आया है, वो भी ठीक था। सलमान शाह जो इंडक्ट किया बाद में, वो भी उसका भी ठीक था, बट आपके पास जो बॉलिंग यूनिट था वो भी उस तरह नहीं था। तो आप देखें जिमी नीशम अभी आया, उसने भी 1-2 ओवर किए। तो जब आपके पास कोई समझ नहीं आ रही होती ना बॉलिंग यूनिट में, जैसे अब लाहौर कलंदर की तरफ पता है भाई जो है अपना शाहीन अफरीदी जो है ऑन टॉप ऑफ जो है वो आके ऊपर से अटैक करेगा, फिर सलमान मिर्जा है वो कर रहा है, फिर इनके पास हारिस रऊफ है, फिर जमान खान भी बीच में आता है, फिर इनके साथ इनके स्पिनर्स भी बीच में आ जाते हैं। तो बॉलिंग यूनिट भी सॉलिड लग रहा है। तो आप अगर इधर देखें तो इनकी ना परफॉर्मेंस है, ना एविडेंस है, ना इनके अंदर वो सॉलिडिटी नजर आ रही है। आई थिंक बहुत सारे इश्यूज थे, इसलिए मैंने कहा लाहौर कलंदर डिजर्व करता है और डिजर्व करता था कि फाइनल में जाना। सकलैन भाई, आपने बैटिंग और बॉलिंग की बात की इस्लामाबाद की। साहबजादा फरहान जो पूरे सीजन में परफॉर्म करते चले आ रहे थे, उनको कीपिंग करवा दी गई। हालांकि अगर उनका रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो एज अ बैट्समैन और साथ एज अ कीपर बैट्समैन वो 2 डिफरेंट तरह के प्लेयर हैं। वो उनका रिकॉर्ड जो कीपिंग के साथ है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जिस तरह वो परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। उनकी जानिब से जो मैनेजमेंट की जानिब से कीपिंग कराई गई है उस पर कैसा आप लेते हैं? देखें ना, जैसे पहले कहा कि हमने ऑफ एयर, ये मलिक साहब ने मुझे बात दी और मैं भी स्टडी कर रहा था कि बहुत सारी चेंजेस चल रही हैं, क्योंकि जो हमारा विकेट कीपर इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का विकेट कीपर था वो आजम खान, वो बेचारा बैटिंग में तो उसका कुछ सीजन लगा ही नहीं और कीपिंग में भी वो स्ट्रगल कर रहा था। फिर वो यंग लड़के को लेके आए गाजी गौरी को, उसमें भी उनको स्पार्क नजर नहीं आया। बैटिंग इनकी वैसी वो नहीं थी, कॉलिन मनरो भी नहीं था, हेल्स भी नहीं था। इन्होंने कहा यार किसी तरीके से एक्स्ट्रा बैट्समैन को डाल दिया जाए कीपर की जगह पे और किसी तरीके से जनाब इसको जो है साहबजादा फरहान को कीपिंग करवा दी जाए। मैं ये समझता हूँ टू मैनी एक्सपेरिमेंट्स, आप इस तरह जाके नहीं कहते, आप वापस उसी पे चले जाते आजम खान के ऊपर। जब उसको रेस्ट दिया, मेरा ख्याल है उस वक्त
बैटिंग कोच या हेड कोच को चाहिए था उसके साथ उसकी मेंटरिंग करते, उसको सुनते, बीच में रेस्ट भी आ गया था, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है, वो गेम चेंज कर सकता है। 20-25 गेंदें अगर खेलता है तो गेम चेंज कर सकता है। जिस तरह ये स्टैट्स सामने आ रहे हैं, अगर वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया होता, उसकी लुक आफ्टर की होती, तो मेरा ख्याल है अगर उसी को वापस लेके आते तो शायद सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट होते। बहरहाल अब हो चुका, अब भुगतना पड़ेगा इनको, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब रोए बैठ के सलीम भाई रोए बैठ के अब जाहिर सी बात है उनके पास रोने के अलावा ऑप्शन क्या है, जिस तरह के उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए और मंजिल हासिल नहीं की। बिल्कुल। सलीम साहब, आप कैसे देखते हैं कि अब इस्लामाबाद की मैनेजमेंट जो उनके कोच हैं वही अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनको सेलेक्ट कर लिया गया है, इस तरह के फैसले जो कि इस मैच में उन्होंने किए गए या पूरा सीज़न हम देख लें जिस तरह के फैसले इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से किए गए, हालांकि अलग बात है कि पहले 5 मैच उन्होंने जीते थे और उसके बाद उनके हारने का सिलसिला शुरू हुआ था। अब वही कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी कोचिंग करेंगे तो कैसे देखते हैं इसको? महल, अभी सक्की ने कहा था कि वो शायद इधर नहीं है, वो हैं कि सक्की अच्छा लाहौर की बात कर रहे थे। देखें यार, ये लाहौर जो पाकिस्तान की टीम होगी वो टोटली डिफरेंट होगी इससे। इस्लामाबाद के जो कोच है मैं उनकी बात उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उसमें टीम तो डिफरेंट ही होगी ना। ये लोकल प्लेयर बीच में बहुत सारे नहीं होंगे, मगर बात ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसको 3 प्लेयर्स पे बड़ा कॉन्फिडेंस था, रिजवान, बाबर और शहीन। तो ये तीनों पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं किए गए, तो लड़ाई तो मेरा ख्याल इनकी उसके आने से पहले ही शुरू हो गई है। बिल्कुल। और टीम इन्होंने फिर जो अनाउंस की है वो एक वेबसाइट पे अनाउंस कर दी, कोई पता नहीं कौन सिलेक्टर है कौन नहीं है। तो देखें, अभी तो वो आया है जो लाहौर का उसका इस्लामाबाद से उसका रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। इस सीज़न को अगर आप निकाल लें, पिछले 2-3 सीज़न से इस्लामाबाद तो बहुत जीत रही है और टॉप पे रही है। तो देखें, अभी उसको क्रिटिसाइज इतना नहीं करना चाहिए, अभी आया है, मौका बिल्कुल देना चाहिए, हर बंदे को देना चाहिए। टैंक वही है, तो उस नज़र में कि ये सीज़न जिस तरह उन्होंने एज अ कोच परफॉर्म किया है और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी है, तो सोच तो वही होगी। यार देखो, ये हमारा है पाकिस्तान, हम निकालते हैं कुरानदाजी हैं। बिल्कुल। हम जो पर्ची हाथ में आ जाती है या जो मनूवरिंग जिसकी ज़्यादा हो रही होती है, आप देखें ना, इस्लामाबाद का कप्तान है, पाकिस्तान का कप्तान है आगा सलमान T20 में, वो उसका कोच है वहाँ की टीम का। तो ये मनूवरिंग है जो आप जो कानों में डालते हैं ना, इसमें कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। जो सिलेक्ट करते हैं उनको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। ये हर जगह है। मैं आपको बताऊं, जो कप्तान होता है उसके प्लेयर ज़्यादा खेलते हैं, किसी भी फ्रेंचाइजी को ले लें, तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसके साथ टाइम ज़्यादा गुजारा हुआ है, उसके साथ कंफर्टेबल शायद होंगे कुछ ये आगा वगैरह, तो शायद इसी वजह से लाया गया। अदरवाइज़ इस परफॉर्मेंस को देखें तो इतनी अच्छी तो नहीं है। अच्छा, अगर हम इस्लामाबाद की बॉलिंग की बात करें तो जैसे सकलैन भाई भी कह रहे थे कि मुसलसल वो तब्दीलियां करते रहे हैं। स्पेशली हम नसीम शाह की बात करें, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल बहुत अरसा खेल चुके हैं और हमारे मेन बॉलर अब भी हैं, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में भी वो सेलेक्ट हुए हैं। उनकी जानिब से मुसलसल जो आखिरी 3 मैचेस में परफॉर्मेंस की गई है, क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है? नसीम शाह को कल इंजर्ड भी हुए थे और वकार यूनुस कमेंट्री कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि एक इंटरनेशनल जो बॉलर है वो इस तरह इंजर्ड होना नहीं चाहिए T20 में, जो टेस्ट मैच भी खेलता हो। तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं आप? यार इंजरी देखो, वो तो मेरा ख्याल वकार खुद भी फास्ट बॉलर हैं, इंजरी तो किसी को भी हो सकती है। अब देखें ना, छोटे छोटे निगल्स होते हैं, वो आप रोक नहीं सकते उसको ना। फास्ट बॉलर चूँकि भाग के आके बॉलिंग करनी होती है, आपको कुछ भी हो सकता है। वो खैर वो कहना गलत है। ये जो बात है कि नसीम शाह पिछले कई 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, बैटिंग में उसने ज़रूर हमें एक आध मैच जितवाया, मगर बॉलिंग में वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर इन्होंने टीम में सारे नए लड़के खिलाने थे, डालने हैं, 3-4 सीनियर प्लेयर निकाले हैं, तो इनको रौफ की जगह भी नए लड़कों को डालना चाहिए था। मैंने उस दिन मिसाल दी थी कि किसी बंदे को ना, मैंने अपने वीलॉग में कहा था, किसी बंदे को गोली लगी मत्थे पे, मर गया, उन्होंने कहा यार शुक्र है दी आँख बच गई। अगर आपने हारना ही है, यही बांग्लादेशी जिससे आप टेस्ट मैच हारे, ये अलग बात है कि ये T20 है, मगर अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हैं तो आपको फिर नए लड़कों के साथ जाना चाहिए, इस खौफ से निकलना चाहिए कि हम हारेंगे या जीतेंगे। तो नसीम शाह भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, हारिस ने भी कोई
बहुत ज़्यादा वो नहीं परफॉर्मेंस किया, हर मैच में 50-40 से ऊपर ही स्कोर दिया है। तो आप जब सीनियर प्लेयर्स के साथ इसलिए रखते हैं कि यार ये एक्सपीरियंस बॉलर है, ये टीम को साथ लेके चलेगा, जब उनकी अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रगल कर रही तो फिर आप क्यों नहीं एक यंगस्टर्स को मौका देते ताकि आप एक टीम बिल्ड कर सके। एक बांग्लादेश जैसी टीम के ख़िलाफ़ अगर आप नई टीम नहीं खिलाएंगे तो फिर आप कब खिलाएंगे? बिल्कुल, हम ये देख चुके हैं कि बाबर आजम और जिस तरह रिजवान को, शाहीन को रेस्ट दिया गया है ताकि यंगस्टर को मौका दिया जाए, इसी तरह जो बाकी भी बॉलर्स हैं, जिस तरह सलीम भाई बात कर रहे थे, उनकी जगह भी यंगस्टर्स को इन सीरीज़ में कम से कम मौका देना चाहिए। हम इस मैच पे और फाइनल पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। PSL हंगामा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डिस्कशन हो रही है कल के मैच की, जिसमें लाहौर कलंदर्स की जानिब से इस्लामाबाद को आउट क्लास किया गया है। सकलैन मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सकलैन भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने हर सीज़न में ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 3 दफ़ा के वो टाइटल विनर भी रहे हैं। इस सीज़न में भी उनकी जानिब से टेबल के 2nd नंबर पर वो मौजूद थे और साथ ही साथ उनकी जानिब से जिस तरह पहले 5 मैचेस जीते गए, फिर कुछ मैचेस वो हारे और दोबारा से वो 2nd नंबर पर आ गए। तो अगर हम बात करें शादाब खान की कप्तानी की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर पास्ट में जाए ना, आपको एविडेंस मिल जाएंगे सारे। चैंपियंस कप हुआ था, उसमें भी उसने कप्तानी की आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी उसकी अपनी भी, और प्लस चैंपियन भी हुए। उससे पिछले फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन हुआ और हर साल इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टॉप पे रहा भी, और पाकिस्तान का बड़े अरसे से वाइस कप्तान भी रहा। जब कभी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो जो है वो लीड भी कर रहा होता था। तो ओवरऑल देखा जाए वो सीजन कैप्टन है और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी है। और बात का तो होता ही है कि जब आप कैप्टन होते हैं, जब आप लीडर होते हैं, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे होती है। अभी PSL ने मेरा ख्याल है बेस्ट ऑलराउंडर का जो है ना अवार्ड भी इसी को दिया है। तो इसने एविडेंस सारे दिए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, उसको रीजंस को देखना पड़ेगा कि ये परफॉर्मेंस टीम की ओवरऑल ऊपर नीचे क्यों हुई। क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है तो आप फौरन लीडर की या हेड कोच की जो है ना वो उसके ऊपर नजरें जाती हैं और आप उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरा वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ लुकिंग नहीं है। मैं हमेशा ये देखता हूं कि वो रूट कॉज क्या थी जिसकी वजह से हुआ। जैसे अभी मैंने आज पहले ब्रेक से पहले वाले जो हमारे प्रोग्राम में था, तो मैंने कहा कि मलिक साहब ने बल्कि मेंशन किया था कि 12 चेंजेस हुई हैं। अगर आप ये देखें, इनकी बहुत सारी चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से टीम में स्टेबिलिटी नहीं रही है। आपके प्लान्स चेंज होते रहे, आप एक चेंज करते हैं तो वो एक चेंज नहीं होती है, उसके साथ 3-4 चेंज हो जाती हैं। अगर आप एक बॉलर चेंज करते हैं तो उस बॉलर की जगह पे 3 बॉलर्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन सकलैन भाई, जो कल के मैच में एक चीज नजर आई है, हैदर अली को 8वें 9वें नंबर पे भेजा गया, उसकी क्या रीजन नजर आती है? हैदर तो आई थिंक जी वो तो टॉप ऑर्डर है। बिल्कुल, मैं वो ये कह रहा हूँ ना कि मुझे ये जो चेंजिंग, इतनी लंबी चौड़ी चेंजिंग की गई है स्पोर्ट्स स्टाफ की तरफ से या कैप्टन की तरफ से, ये आई थिंक मैं इसके बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपकी टीम जब तक सेटल है और बैटिंग ऑर्डर सेटल है, आपको उसी तरह जाना चाहिए। और एक ये जो चीज मैचअप्स वाली होती है ना, ये आई हेट मैचअप्स कि भाई फलाना बैट्समैन आएगा तो इस बॉलर को लगा दो, ये बॉलर आएगा तो इस बैट्समैन को भेज दो। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन चल जाता है, बट आप अपने ही बैट्समैनों पे और अपने ही बॉलरों पे डाउट्स क्रिएट कर रहे हो कि तुम इसके खिलाफ नहीं खेल सकते या तुम इसको बॉल नहीं कर सकते। तो ये जो डाउट्स आते हैं, ये आपको जो है वो कप्तानी में भी मुश्किल होती है और स्पोर्ट्स स्टाफ को भी मुश्किल होती है और आपके प्लान्स में भी क्लैरिटी नहीं होती है। तो मैचअप्स मेरा ख्याल है इनको छोड़ देना चाहिए। तो आई थिंक जो आज के और पिछले मैच में जो है ना बहुत सारे मैचअप्स जो है मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स स्टाफ की तरफ से जो है ना अप्लाई किए गए हैं और मैचअप जो है वो वर्क नहीं करते। आपके अंदर की गट फीलिंग है, आपको उसको देखना चाहिए और आपके जो बॉलर्स हैं आप उनको ऐसा प्रिपेयर करें, ये बैट्समैन है उनको ऐसा प्रिपेयर करें कि भाई आपने हर सिचुएशन में जाना और अपना प्लान्स पर। ठीक है सलीम मलिक साहब, आप लाहौर कलंदर्स की बात करेंगे, बैटिंग पे तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले बॉलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले शाहीन का बताएं, जो शाहीन की जानिब से बॉलिंग की गई है, लोग यही वाला शाहीन देखना चाहते हैं और यही शाहीन लोगों ने देखा जब वो नए टीम में आए थे। साथ ही साथ शाहीन के साथ आप कमेंट करेंगे सलमान मिर्ज़ा पे, पहले मौका नहीं दिया गया था उनको और फिर जब मौका दिया गया तो उन्होंने साबित किया कि वो वाकई डिज़र्व करते हैं अपनी जगह टीम में।
शाहीन को किसने देखा है कि उसने वो क्या कमाल कर दिया है पिछले मैच में? कल के मैच में क्या किया? 3 आउट किए। बिल्कुल, उसमें से 2 तो उसने आखिरी 2 आउट किए हैं, लेकिन आउट तो के और आप देखें स्कोर तो ऊपर से जब वो बॉलिंग का स्टार्ट करने आए तो उन्होंने स्कोर को भी रोका, विकेट भी ली। एक मिनट में सुन लें, मेरी आपने सवाल किया तो सुन लें। उसने 1 आउट किया ऊपर से, बिल्कुल 3 आउट, 4 में से 3 आउट सलमान ने किए। मैं सलमान मिर्जा का इसीलिए नाम लिया कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसने कोई कमाल पिछले मैच में नहीं किया। और देखें, ये कमाल तो जब होता कि ये सलमान से आउट करवाता, लेकिन 3 रन सिर्फ दिए हैं शाहीन ने। जब हम यही बात करते रहते हैं कि जी बॉलिंग में एंड में मार पड़ती है, तो जब कोई अच्छा बॉलर कर रहा हो तो अब ज़रूरी नहीं होता कि मैंने ही ओवर करने हैं। जब आसान विकेटों की ज़रूरत होती है तो आप आगे 2 आउट कर लेते हैं। आखिरी बात करनी चाहिए इसकी सलमान की, जिसने डंट डाला उनको और जिसने मैच जितवाया। असल हीरो वो था। बिल्कुल शाहीन नो डाउट, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसने आउट किया, मगर आउट आप देखें कि किसने किस मौके पे आपको आउट करके दिए। वो 4 में से 3 तो उसके थे। देखें, इस ज़मान की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ। मैं जब कप्तान बना ना तो मैं न्यूजीलैंड जा रहे थे हम लोग, तो मैं सकलैन के ख़िलाफ़ PIA से खेलते थे। मैं फ़र्स्ट टाइम खेला, तो जब मैं खेला ना तो मुझे सकलैन की, मैं अक्सर सकलैन को कहता हूँ कि मुझे उसकी समझ ही नहीं आई। जो बाहर उल्टा पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैंने कहा ये क्या हुआ है। मैंने अपने जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, चेयरमैन थे आरिफ अली खान भाई साहब, मैंने कहा जी मैं इसको टूर पे लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इसका पहला टूर है, मैं अभी नहीं, इसकी इतनी जल्दी नहीं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि विजन होना चाहिए ना कि यार कौन सा बॉलर, ये कमाल बॉलर आ गया है। सलमान जो है, इसने पिछले देखें 9 आउट कर चुका है। इसने पेशावर को भी इसने डंड डाला, 4 आउट किए। वो लग रहा है कि आपको बंदा जो है ना उसमें करंट है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, देखें जब तक आप बेंच पे बैठे हुए प्लेयरों को मौका नहीं देंगे, ये वसीम जूनियर, ज़मान खान, इन्हीं को खिलाए जाएंगे तो ये सलमान की तो अगले साल शायद बारी ना आती, बाहर से बाहर हो जाता, लोगों को नज़र ही नहीं आना था। वो जो एक सर्कल है ना, जिसको आप किसी लोगों को मौका ही नहीं देते खेलने का, वो बाहर से ज़ाया हो जाते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए, एक रीजन वाला काम ख़त्म होना चाहिए कि आप उन्हीं लोगों को दिखाते रहते हैं कि इनके अलावा हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। अब ना इसने देखें, ये बड़ा सेंसिबल बॉलिंग की है, एक लाइन पे बॉल कर रहा है, अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं जा रहा। ये जूनियर और ज़मान को देख लें, जब इनको चौका लगता है इनको कोई फिक्र नहीं होती कि टीम हार जाएगी, स्कोर रोकना नहीं रोकना, आगे कभी बाउंसर मार देंगे, कभी टांग से बाहर कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के सोचने वाली हैं कि जो बेंच पे भी लोग बैठे होते हैं वो भी खेल सकते हैं और उनमें से भी टैलेंट निकल सकता है। उनको मौका ही नहीं हम देते और दे ही नहीं रहे। कई सालों से मैं देख रहा हूँ लोग बाहर बैठे बैठे ज़ाया हो रहे हैं। आप मौका देने की जैसे बात कर रहे हैं, जो लाहौर का प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पर काफ़ी तनकीद होती रही हमेशा से कि वो सिर्फ बॉलर ही बनाते हैं, जिस तरह हमने देखा कि हारिस रऊफ उन्हीं की पैदावार है। लेकिन हम इस दफ़ा इस सीज़न में हमने देखा मोहम्मद नईम, शुरू में तो वो थोड़े से कंफ्यूज नज़र आए, नाकाम नज़र आए, लेकिन लाहौर कलंदर्स की जानिब से भी उनको मौका दिया गया और वो प्लेयर निकले हैं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। 2017 से वो लाहौर कलंदर्स के साथ हैं। उनकी परफॉर्मेंस को आप इस सीज़न में कैसा देखते हैं? नहीं, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है मगर बेहतर कॉन्फिडेंस आ रहा है उसमें। मगर आप ये देखें ना, उसी को मौका मिला है और तो बाकी प्लेयरों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल, उसको पूरा मौका दिया ना। आप देखें किसको वो बिठाएं, क्या फ़खर ज़मान को बिठाएं, अब्दुल्ला शफीक को बिठाएं, आसिफ अली को बिठाएं? एक्चुअली मेरी आप बात तक पहुंच नहीं पा रहे जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। लेकिन जैसे जगह बनेगी वैसे ही हर जगह, हर जो फ्रेंचाइजी है ना, उसको एक ही लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। जब अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप दूसरे जो बेंच पे बैठे होते हैं उनको मौका दें, उनको भी चांस दें, ताकि आपको नज़र आए कि पाकिस्तान में और भी प्लेयर हैं। नईम को तो पूरा मौका मिला ना, मिलना चाहिए, हर प्लेयर को मिलना चाहिए, पर हर जगह इस तरह नहीं हो रहा।
कहने का मतलब मेरा ये है कि क्रिटिसाइज इसीलिए होता है कि आप कुछ लोगों को मौका देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते। बिल्कुल, यही बात सकलैन मुश्ताक साहब से पूछ लेते हैं। सकलैन भाई, आप क्या एग्री करते हैं इस बात से कि जो बेंच पे बैठा प्लेयर होता है उसको मौका देना चाहिए, स्पेशली इस तरह की लीग्स में? एक एग्जांपल आपको देता चलूँ, साउद शकील जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पहली दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं और वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, उनकी जानिब से मुसलसल 33 मैच उनको नहीं खिलाए गए थे और लास्ट सीजन में उन्होंने आखिरी मैच जब क्वेटा ग्लैडिएटर बाहर हुआ था तो उन्होंने ट्वीट भी इस पे किया था और कहा था कि 33-0 का ट्वीट था कि उन्होंने मुसलसल 33 मैच बेंच पे बैठे हैं और इस दफ़ा वो कप्तान बने, उनकी कप्तानी में टीम फाइनल में पहुंच गई। तो ये किधर से बाहर बैठे थे? क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। तो अब इन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर की कप्तानी की है, तो मुझे नहीं समझ आ रही है ट्वीट किसके खिलाफ की है और वो कहां से जो है ये पिछले सीजन में ये ट्वीट किया गया था। मैं कह रहा हूं ना, जी देखें, असल में होता ये है, सलीम भाई की बात सर आंखों पे बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। मैं जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जब मुझे हेड बनाया गया और फिर मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी बना, तो एक पॉलिसी बनाई थी, एक स्ट्रेटेजी थी या पॉलिसी थी, व्हाटएवर यू कॉल। हमने कहा था 70-30 का रेशो रखेंगे। जो मेन प्लेयर हैं उनको 70% पूरे साल में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो जो इम्पॉर्टेंट सीरीज होंगी, बड़ी सीरीज होंगी, उसमें मेन प्लेयर जो आपके हैं वो जाएंगे। 30% आपका जो बेंच है, जो बैठे हुए बेंच के ऊपर, आप उसको जो है ना अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि आपका बेंच भी डेवलप होता चला जाए और वो जो है आपको एविडेंस देते चले जाएं कि भी वो बेंच पे बैठे हुए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बेंच डेवलप होगा तो ये आपके जो बेंचमार्क्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल्स के या वर्क एथिक्स के, वो बेंच उसको पुश करेगा और जो मेन प्लेयर हैं वो फिर उनकी, क्योंकि ये साथ में लगे होंगे, तो ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो एक्सेल करेगी और वो अवॉल्व भी होगी। तो 70-30 की एक स्ट्रेटेजी फिलॉसफी हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी और अनफॉर्चुनेटली वो टेन्योर खत्म हो गया जल्दी से और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आपको हर जगह पे इस तरह की कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, चाहे वो पीएसएल है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो नेशनल टीम है, ताकि जो बेंच है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाए, ताकि आपके पास सारा बेंच लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए। सकलैन भाई, आप माजरत आपको कट किया, अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, दोबारा से वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पीएसएल हंगामा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट चंद मिनट्स हैं, फाइनल पे बात करते हैं। कल एक बड़ा फाइनल खेला जाएगा PSL 10 का, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। सकलैन मुश्ताक साहब, कैसे देखते हैं कल के फाइनल को? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? दोनों टीमों का मुआवजना किया जाए तो कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आती है? देखें, जिस तरह की क्वेटा ग्लैडिएटर ने क्रिकेट खेली है, पहले 1-2 मैचेस में तो हमें ऐसा लगा था कि इनकी टीम के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ यूनिटी नज़र नहीं आ रही है, कुछ वाइब्स नज़र नहीं आ रही। उसके बाद इन्होंने बिल्कुल ही डोमिनेट किया और जाके सीधा टॉप ऑफ द टेबल बैठ गए। और जिस तरह की पिछले 3-4 मैचेस में परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और जो खास तौर पे इनका बॉलिंग यूनिट है, मैं ये समझता हूँ लाहौर कलंदर से ज़्यादा खतरनाक इनका बॉलिंग यूनिट है, क्योंकि आमिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, उसमें थोड़ी सी पैच आए थे बट वो फिर अपना काम कर जाता है, उसका एक्सपीरियंस है, शातिर है। अबरार और साथ में उस्मान तारिक, उसका एक्शन क्लियर हो गया है। खुरम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मोहम्मद वसीम भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, फ़हीम अशरफ भी जो है वो बॉलिंग में अपना काम कर रहा है, साथ में बैटिंग में भी। तो आई थिंक इनकी बॉलिंग यूनिट अगर देखा जाए कंपेयर टू लाहौर कलंदर, तो मैं इनको रेट करूंगा। और इसी तरह अगर आप बैटिंग में भी चले जाएं तो इनकी बैटिंग भी जो है मुझे कदरे बेहतर लगती है उससे, अपना लाहौर कलंदर से। लाहौर कलंदर का फखर का है ऑन द डे चल गया, यानी फखर चलेगा तो गेम कहीं और ले जाएगा, ना चला तो जनाब दूसरों को करना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बट अगर इनकी क्वेटा ग्लैडिएटर की अगर आप बैटिंग देखते हैं तो आई थिंक रायल रूसो अच्छी फॉर्म में है, फिन एलन अच्छी फॉर्म में है, हसन नवाज ने 200 किए हुए हैं, वो इसके अंदर है। अब पक्षा आ गया और चंडीबल आ गए, ये बहुत ही सीजन प्लेयर है। फ़हीम अशरफ बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें, इनकी बैटिंग में भी 3-4 प्लेयर आपको ऐसे सॉलिड नजर आ रहे हैं, बॉलिंग यूनिट में सॉलिडिटी नजर आ रही है। सकलैन भाई, अंदर थोड़ा सा ऊपर सलीम भाई, लास्ट मिनट है, आप कैसे रेट करते हैं दोनों को? लास्ट मिनट भी रहने देते नहीं, आप नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये सकी सही कह रहा है कि इनकी बॉलिंग बहुत बेहतर है। उधर तो मुझे लाहौर कलंदर में मुझे कोई इतनी ख़ास सलमान के अलावा कोई बॉलर नज़र नहीं आता, मगर चूँकि उनकी बैटिंग बहुत लंबी है, अगर लाहौर कलंदर
जीता, मैं पहले भी कहता हूँ कि मैं उनके बैट्समैनों का ही नाम लेता हूँ, मैंने 2-3 सेगमेंट में उनकी बॉलिंग का किसी का नाम नहीं लिया, चूँकि सलमान के आने से इनकी बॉलिंग में एक वो वाहद बंदा है जो डंड डाल सकता है। बाकी मुझे किसी पे इतना यकीन नहीं है, जीतेंगे तो बैटिंग की वजह से जीतेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, सकलैन साहब के लिए। कल PSL का एक बड़े मार्के का फाइनल है, कल मैच से पहले इंशाल्लाह डिस्कशन होगी।